आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। क्या निकाहनामा में लिखी गई कोई भी जायदाद चाहे वो किसी भी कॉलम में हो वो औरत की मलकियत होती है या कि नहीं? आज की वीडियो में मैं जो निकाहनामा के कुछ कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 13 से लेके कॉलम नंबर 17 तक, इन पर डिस्कस करूंगा कि किस कॉलम की कितनी अहमियत है और कहां पर अगर जायदाद लिखी गई है तो वो औरत को मिलेगी और अगर किस कॉलम में लिखी गई है तो वो औरत को नहीं मिलेगी। जब भी लड़की और लड़के की शादी का कोई प्रोग्राम तय किया जाता है तो अगर आउट ऑफ फैमिली है, जो अक्सर देखने में आता है कि आउट ऑफ फैमिली अगर वो शादी हो तो उसमें जो हक महर है वो पहले डिसाइड किया जाता है। स्पेशली अगर कोई जायदाद वगैरह की लेने देने की बात है तो तब वो पहले डिसाइड कर लिया जाता है, क्योंकि जब निकाह होता है तो उस टाइम वो निकाहनामा में लिखवा दिया जाता है। अब जब निकाहनामा में लिखवाया जाता है तो वहाँ पर जो इशू पैदा होता है कि वो ये होता है कि वो निकाहनामा के किस कॉलम में लिखी जा रही है, वो जो जायदाद है वो निकाहनामा के किस कॉलम में लिखी जा रही है। तो अगर हम देखें जो निकाहनामा के कॉलम नंबर 13 से 17 तक है तो ये इसी से रिलेटेड सारे कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर 13 जो है वो महर है कि टोटल जो महर है वो कितना तय पाया है। इसके बाद जो अगला कॉलम है कॉलम नंबर 14, उसमें है कि कितना मुअज्जल है और कितना गैर मुअज्जल है, कि कितना मतलब जो मौका पर अदा किया जा रहा है वो कितना है और जो आगे बाद में किसी टाइम अदा किया जाएगा वो कितना है। मुअज्जल मतलब होता है जो मौका पर अदा कर दिया जाए और गैर मुअज्जल वो होता है जो कि मौका पर अदा ना किया जाए, इन फ्यूचर वो अदा करने का वादा किया जाए। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है 15, वो है कि शादी के मौका पर उसी वक्त जो अदा किया गया है वो जितना भी अदा किया जा रहा है शादी के दिन, तो वो यहाँ इस कॉलम नंबर 15 में लिखना ज़रूरी है। कॉलम नंबर 16 इंतहाई इम्पोर्टेंट, कि पूरे हक महर या हक महर के किसी की भी हिस्से के बदला में अगर कोई जायदाद देने का वादा किया गया है या जायदाद दी गई है तो उसका ज़िक्र करना है, या अगर जायदाद नहीं दी गई तो उसके बराबर जो कीमत तय की गई है कि इस इतनी फ़र्ज़ के 5 मरले है तो 5 मरले जगह ना दी गई तो इतनी कीमत दी जाएगी, तो वो इस कॉलम नंबर 16 में लिखनी है। और कॉलम नंबर 17 है शराइत। कॉलम नंबर 17 में अक्सर देखने में आता है कि शराइत लिख दी जाती हैं कि अगर खावंद बीवी को तलाक देगा तो इतने पैसे देगा या इतनी जायदाद देगा, या अगर खावंद और बीवी में नचाकी पैदा हो जाती है तो वो महाना इतना ख़र्चा देगा। तो इस तरह की शराइत लिख दी जाती हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि ये जो कॉलम नंबर 17 है ये कोई हक महर का हिस्सा नहीं है। ये अगर आप निकाहनामा का वो कॉलम देखें तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है शराइत, सिंपल शराइत। तो शराइत का हक महर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। शराइत का मतलब होता है कि जो आपस में आप लोग एक दूसरे को जो किसी चीज़ पर पाबंद कर रहे हैं, तो इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, चाहे यहाँ पर जायदाद लिख दी जाए या ना लिखी जाए, चाहे महाना ख़र्चा लिखा जाए या ना लिखा जाए, या इस तरह भी लिखा जाता है कि तलाक की सूरत में खावंद बीवी को इतने लाख रुपए देगा या इतनी जायदाद देगा। तो ये सब बातें सिर्फ शराइत में आती हैं। कानूनी तौर पर इनकी जो कॉलम नंबर 17 है कोई वैल्यू नहीं होती। अगर यहाँ पर जायदाद लिखी गई है तो वो औरत की हकदार नहीं होगी। वो तो अगर औरत कॉलम नंबर 17 की बेस पर जाके कोर्ट से कोई चीज़ डिमांड करेगी तो कोर्ट उसका वो कुछ क्लेम खारिज कर देगी। हाँ, अगर कॉलम नंबर 13 से 16 तक ये जो 4 कॉलम्स हैं, अगर इनमें लिखा गया है कि जायदाद दी जाएगी तो इसका मतलब है वो जायदाद औरत को बतौर हक महर दी जा रही है, और हक महर पर औरत का हक होता है, वो औरत की मलकियत होती है, तो वो मर्द को देना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। वो अलग बात है अगर खुला ले ले औरत तो फिर उस सूरत में देखने वाली बात होती है, क्योंकि फिर औरत को हक महर छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन तलाक की सूरत में या वैसे आबादी के दौरान भी औरत अगर ये कॉलम नंबर 13 से 16 हैं इनमें अगर हक महर लिखा गया है तो वो डिमांड कर सकती है, वो उसका राइट है। और अगर मर्द नहीं देता, लेट्स सपोज के कॉलम नंबर 16 में तहरीर करवाया गया है कि औरत 5 मरले जगह फ़लाँ
उसकी कोशिश करें कि उसकी डिटेल भी लिख दें कि कहाँ मालिक होगी, किस जगह, किस खसरा, वो उसकी पूरी डिटेल लिख दें। तो अगर ये लिखा गया है कि 5 मरले जगह औरत को दी जा रही है, उसकी सारी डिटेल्स भी लिखी जा रही हैं, तो फिर औरत अगर अदालत में जाती है तो अदालत उसके हक़ में डिग्री करेगी। इस पर मैं एक जजमेंट शेयर करता हूँ, 2020 CLC 803। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने ये डिफ़ाइन किया कि जो निकाहनामा में एंट्री है कि जायदाद बीवी को दी जाएगी, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ जो होता है वो इसके साथ अटैच होता है और औरत इस प्रॉपर्टी की हकदार होगी। और इसी जजमेंट में आगे फर्दर डिफ़ाइन किया गया कि ये जो निकाहनामा में कॉलम नंबर 13 से 16 की बात कर रहा हूँ, अगर ये जो रेलिवेंट कॉलम्स हैं इनमें अगर एंट्री की गई है तो ये इक्वल टू रजिस्टर्ड सेल डीड है, कि जिस तरह आप किसी जायदाद की रजिस्ट्री बनवाते हैं, उसको जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से रजिस्टर करवाते हैं, जिसको सेल डीड कहते हैं। तो ये जो एंट्री है तो कोर्ट ने डिफ़ाइन किया है इसमें कि ये जो निकाहनामा में एंट्री है ये उसी रजिस्टर्ड सेल डीड के बराबर है। तो अगर इन कॉलम्स में वो एंट्री की गई है जायदाद की तो वो औरत उसकी हकदार होगी, औरत को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन अगर कॉलम नंबर 17 में लिखा गया है तो उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है, औरत को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, या वहाँ पर कॉलम नंबर 17 में जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो औरत उसकी हकदार नहीं होगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखेगा। फ़ी अमानिल्लाह।